हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और डेफिनेटली आपने जो टारगेट अचीव करना है और जो आपने टारगेट अपना नजर में रखा हुआ है, आप डेफिनेटली उसको अचीव करने वाले हैं। My name is Vivek Singh and let's start our new class. So in this class we are going to talk about the heat transfer. So till now we have talked about the thermal expansion, thermal properties of matter and the calorimetry. पहले हमने बोला कि टेम्परेचर बढ़ने से किस तरीके से आप लेंथ और एरिया और वॉल्यूम में चेंज आता है। फिर मैंने बोला कितने अमाउंट से कितना टेम्परेचर हम चेंज कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट से टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब वो अमाउंट ऑफ हीट तो हमने डिसाइड करी है, लेकिन उस अमाउंट ऑफ हीट को हमें किसी बॉडी को देना कैसे है। ठीक है, सो दैट इज कवर्ड अंडर द हीट ट्रांसफर। सो बेसिकली हीट ट्रांसफर किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो हीट ट्रांसफर होता है, बेसिकली थ्री टाइप से आप हो सकते हैं, थ्री डिफरेंट मेथड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंडक्शन की। तो कंडक्शन में क्या होता है, इट हैपेंस ओनली इन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में जो कि ऐसा सपोर्ट करते हैं कि वो एक एंड से हीट लेते हैं और अपने बगल वाले पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल्स को शिफ्ट करते चले जाते हैं और वो हीट ऐसे करके एक पार्टिकल से दूसरे, दूसरे से तीसरे आपके बोलते हैं कि डेफिनेटली नेक्स्ट एंड पे पहुंच जाती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर कंडक्शन में जो मीडियम पार्टिकल्स है वो अपनी जगह नहीं छोड़ता है, वो अपने ये कह सकते हो कि मीडियम पार्टिकल्स खुद ट्रैवल नहीं करते हैं, वो सिर्फ हीट को ट्रैवल कराते हैं जस्ट बाय गिविंग इट टू द नेबरिंग एटम्स। ये इसका बेसिक डिफरेंस है जो कि कन्वेक्शन से इसको अलग करता है। मैंने कहा सर सपोज दैट ये दो बॉडीज हैं, एक का टेम्परेचर T1 है और एक का टेम्परेचर T2 है, बीच में आपने एक कंडक्टर लगा रखा है जो कि इस हीट को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकता है। तो जनरली आप देखेंगे, आप जनरली क्या, अगर आप बाय डिफॉल्ट बोलेंगे तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। तो ये चीज मुझे मालूम है कि यहाँ पे T1 जो है वो T2 से बड़ा होगा। मान लिया ये जो कंडक्टर लगाया है उसकी लेंथ है L, ठीक है, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है, तो आपको पता है जो डेल्टा Q बाय डेल्टा T है, जिसको हम हीट करंट बोलते हैं, राइट। द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर पर सेकेंड जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड द टेम्परेचर डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। ये प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी K। K इज व्हाट, इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो आप बोलेंगे डेल्टा Q बाय डेल्टा T इज इक्वल टू KAL इनटू माइनस डेल्टा T बाय L। देखिए क्यों लिखा है, मैंने कहा देखिए दैट इज T1 माइनस T2, हायर माइनस लोअर, और डेल्टा T क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट इसका ये है, इनिशियल पॉइंट ये है। तो अगर डेल्टा T के टर्म्स में लिखेंगे तो आप बोलेंगे सर इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसलिए ये नेगेटिव लिखा जाता है यहाँ पे। तो मैंने कहा अगर इसको हम फॉर्मूले वाइज लिखेंगे तो डेल्टा Q बाय डेल्टा इक्वल टू माइनस K, सॉरी यहाँ पे L एक ही बार आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो ऑलरेडी L यहाँ पर है, तो KA इंटू डेल्टा T बाय L। अगर इसको हम दो छोटे छोटे क्लोज पॉइंट की बात करें, सर इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, मान लो dx, आप बोले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, dt। तो आप इसको क्या लिखोगे, dq बाय dt इज इक्वल टू माइनस KA बाय L into dt by dx and this is also called temperature gradient। कभी कभी आप इसको dt by dx को आप temperature gradient भी बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी हमको बहुत क्लियर होनी चाहिए, इसी का ध्यान रखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं। मैंने कहा सर अरेंज मैंने इस फॉर्म में कर दिया, dq by dt is equal to minus dt upon L by K है, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं, इलेक्ट्रिक करंट आप जो इलेक्ट्रिक 12th वाले पोर्शन में आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होता है I इक्वल टू dq by dt, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, तो ये हीट करंट है। हम अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो दैट इज dq by dt और वो क्या होता है डेल्टा V by R। अगर उससे इसको कंपेयर करें जरा देखो, है ना, तो ये dt क्या हो गया, डेल्टा V का काम कर रहा है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस का काम कर रहा है। ये dq by dt यहाँ पे जो हीट करंट है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है। तो आप बोलोगे ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या है, ये रेजिस्टेंस से क्या कम है, तो आप बोल सकते हो इस क्वांटिटी को आप थर्मल रेजिस्टेंस बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस बोल देते हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम उससे कंपेयर करके, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी इजी हो जाती है अगर हम इस फॉर्म में रखते हैं। तो थर्मल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इसकी यूनिट अगर हम बात करें तो केल्विन पर वॉट आता है, ठीक है। अगर यहां से हम निकालेंगे तो केल्विन पर वॉट आएगा। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट, जैसे वहां पे रेजिस्टेंस की बात करते थे, ऐसे यहाँ पे हम बोलेंगे इन रॉड्स को या इन कंडक्टर्स को अगर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया। मैंने कहा देखिए ये दो कंडक्टर्स हैं, इनको आपस में सीरीज में कंबाइन कर दिया, एक का रेजिस्टेंस R1 है तो दूसरे का रेजिस्टेंस R2 है। और अगर K की बात करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी की बात करेंगे, तो थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और यहाँ पे K2 है। इनको जब मैंने कनेक्ट किया तो देखिए इन दोनों की इन एंड की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे T2 और मान लीजिए जंक्शन का टेम्परेचर कितना है, T है। इनकी लेंथ दे रखी है L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है। तो मैंने कहा सर अगर मैं इस रॉड को हटा के एक सेम आइडेंटिकल जो डायमेंशन है उसकी अगर मैं एक रॉड से रिप्लेस करना चाहूँ, देखिए दो कंडक्टर्स को हटा के सेम डायमेंशन के कंडक्टर से रिप्लेस करना चाहूं तो उसका आर इक्विवेलेंट वगैरह क्या होगा।
तो ध्यान रखें जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब कि यहाँ से करंट कैसा रहने वाला है, सेम, मतलब जितना करंट यहाँ एंटर कर रहा है उतना करंट यहाँ एंटर करेगा और उतना यहाँ से निकलेगा, राइट। तो इस पूरी सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब जो भी करंट है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। तो इसको अप्लाई करके आप एक जो फॉर्मुला निकालते हो आर इक्विवेलेंट और R1 और R2 में रिलेशन आता है वही आता है। आर इक्विवेलेंट अगर हम इस कॉम्बिनेशन का इससे रिप्लेस मारेंगे तो इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, दैट इज R1 प्लस R2। अब यहाँ पे बस ये देखिए, ये जो आपने कंडक्टर यूज किया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो अभी भी ए है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी हो गई है, 2L हो गई है, ठीक है। तो अगर मैं इसका के इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ सर, वो मटेरियल का के इक्विवेलेंट आपको कितना रखना है, तो वो कैसे निकालोगे, मैंने कहा सर इस फॉर्मूले में जरा L और A के फॉर्म में रख लीजिए। तो जब आप रखेंगे तो यहाँ से जो के इक्विवेलेंट आएगा वो 2 बाई के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 आएगा। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ये वाला जो इसका दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन में एग्जैक्टली नीट में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं पूछे जाने के अब नेक्स्ट टाइम कभी भी, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है वो आ रहा है R1 प्लस R2। अगर हमने डायमेंशन सेम रखी है, कंडक्टर की डायमेंशन चेंज नहीं किया, तो जो के इक्विवेलेंट आ रहा है वो इस फॉर्म में आ रहा है 2 बाई के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 है। K1 एंड K2 आर दी थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ दीज टू इंडिविजुअल रॉड्स। तो ये तो बात थी आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन की। अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो हमने कहा अगर मान लो ये दो कंडक्टर्स को पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है, ठीक कुछ इस तरीके से, इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, दोनों की लेंथ कितनी है, L है, और दोनों एंड्स पे देखिए T1 और T2 टेम्परेचर है। तो एक चीज तो समझ में है कि इस केस में दोनों ही रॉड्स के जो अक्रॉस टेम्परेचर है वो कैसा है, सेम है। तो आप बोलोगे यहाँ पे डेल्टा टी कैसा होगा, सेम होगा दोनों ही रॉड के। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जितना इसमें डेल्टा टी अलग है, यहाँ पे देखिए T1 और T है और यहाँ पे T और T2 है, यहाँ पे डेल्टा टी सेम नहीं होगा, यहाँ पे करंट सेम होगा, जो करंट यहाँ एंटर कर रहा है वो यहाँ का। इस केस में करंट सेम नहीं होगा, आप बोलोगे डेल्टा टी सेम होगा। डेल्टा टी सेम होगा, मैंने कहा मान लो इसको हटा के सेम डायमेंशन की एक दूसरी रॉड से, कंडक्टर से मैं अगर रिप्लेस करना चाहूँ तो उसका आर इक्विवेलेंट या के इक्विवेलेंट मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो मैंने कहा बाय अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट आप फाइंड आउट करोगे कि आर इक्विवेलेंट और R1 R2 में क्या रिलेशन आएगा, दैट विल इक्वल टू 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। मतलब रेजिस्टेंस में ये वही फॉर्मूले फॉलो करता है जो आपके इलेक्ट्रिक करंट वाले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है। तो हमें ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, वो तो हमें याद रहता है बिकॉज हम 10th क्लास से उनको पढ़ते चले आ रहे हैं। हाँ, मैंने कहा जब सेम डायमेंशन की मैंने रॉड से रिप्लेस किया है तो आप बोलेंगे इस केस में लेंथ तो दोनों की सेम है, जो इनकी थी वही लेंथ इसकी है, बट एक रॉड का एरिया A था लेकिन अब इस कॉम्बिनेशन का एरिया 2A हो गया है। तो आप बोलेंगे सर इस कंडक्टर का के इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, आप वैल्यू पुट करेंगे जरा इस तरीके से, देखिए इस वाली इक्वेशन में। तो फाइंड आउट हो क्या आया, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 बाय 2 एंड दैट हैज बीन आस्क्ड इन नीट रिसेंटली 1 और 2 years बैक। ये क्वेश्चन आपका नीट में डायरेक्टली आया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको डायरेक्टली भी कभी कभी याद रहता है और इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और आप उनको बड़े आराम से कर पाते हैं। तो ये बातें थी हमारी कंडक्शन की, जो कि केवल कंडक्टर्स में हैपन होता है। मैंने कहा दूसरा मेथड है जो हीट ट्रांसफर का है, दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है सर, दैट हैपेंस थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल। देखिए कंडक्शन में कोई भी एक्चुअल मूवमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। पार्टिकल ने एनर्जी ली, अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को दे दी, उसने अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को दे दी और इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो गई। जबकि कन्वेक्शन में जो मीडियम पार्टिकल होता है वो हीट लेता है और खुद ट्रेवल करके दूसरे एंड तक ट्रेवल करके जाता है। जैसे कि आप बोलते हैं नॉर्मली आप जब आग से थोड़ा दूर बैठे होते हो, वहां आग जल रही होती है, थोड़ी देर बाद आपको भी उस आग की गर्माहट महसूस होने लगती है, बिकॉज एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस फायर से हीट लेते हैं और वो ट्रैवल करके आपके पास आते हैं, तो आपको भी वो हीट फील हो रही होती है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो इस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। जो हमारे घर में एसी है, एग्जॉस्ट फैंस हैं, ये सब कन्वेक्शन काम कर रहे होते हैं। वो फोर्स कन्वेक्शन हो गए, आपके जो नेचर में नेचुरल होते हैं उनको हम नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं। अब बात करने वाले हैं हम रेडिएशन की। जो थर्ड एंड द लास्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर है दैट इज रेडिएशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन जनरली इस टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं। इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक रेडिएशन से आए हुए हैं और रिसेंटली रेडिएशन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रेडिएशन की हम बात करेंगे तो रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर होता है वो EM वेव्स के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आप बोलते हैं कि जैसे कि एवरी बॉडी एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन इज रेडिएटिंग। मैं हो गया, कोई भी बॉडी हो गया, ये पेन हो गया, अगर इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, जो कि हर एक बॉडी का जनरली होता है, तो आप बोलोगे एवरी बॉडी विच इज एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन इज रेडिएटिंग। हाँ, कम रेडिएशन, ज्यादा रेडिएशन, दैट द डिफरेंट केस, बट यस एवरीबडी इज रेडिएटिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल विदाउट एनी मीडियम, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, तो आप बोल सकते हो इस
टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मीडियम हो या ना हो, आप बोलते हो दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर ऑलवेज हैपन। मैंने कहा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा मान लीजिए कि ये सरफेस है, इस सरफेस पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट मैंने गिराई हुई है, इंसिडेंट कराई हुई है। इसमें से कुछ अमाउंट वो रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ अमाउंट वो एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ अमाउंट वो ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हम इस सरफेस के लिए डिफाइन करते हैं, जैसे रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस। रिफ्लेक्टेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड अपॉन द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, राइट, इज रिफ्लेक्टेंस। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंस ऑफ द सरफेस, एंड द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेंस अपॉन टोटल अमाउंट के जो फ्रैक्शन को हम बोलते हैं ट्रांसमिटेंस ऑफ द दिस सरफेस, राइट। अगर मैं इन तीनों को सम करूंगा तो सर दैट विल कम एज 1, दैट विल कम एज 1। तो आप बोलेंगे सर r प्लस a प्लस t की वैल्यू जनरली कितनी होती है, 1। ठीक है, सारा अमाउंट ऐड करोगे तो जनरली व्हाट हैपेंस कि बॉडीज का ट्रांसमिटेंस 0 के बराबर होता है, ऑलमोस्ट 0 होता है। तो अगर हम t को 0 मान लेते हैं तो r प्लस a की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 1। इसका मतलब क्या है कि जिसका रिफ्लेक्टेंस ज्यादा होगा उसका a, क्योंकि देखिए इनका सम कैसा है, कांस्टेंट 1, तो जिसका रिफ्लेक्टेंस ज्यादा होगा उसका एब्जॉर्बेंस कम होगा, और जिसका एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगा उसका रिफ्लेक्टेंस कम होगा। इट मींस अ गुड एब्जॉर्बर इज अ बैड रिफ्लेक्टर। ठीक है, अ गुड एब्जॉर्बर इज अ बैड रिफ्लेक्टर और अ गुड रिफ्लेक्टर इज अ बैड ऑब्जर्वर। जो रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा वो एब्जॉर्ब कम करेगा, है ना। तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा एक टाइप ऑफ बॉडी होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। वो क्या होती है सर, उसके ऊपर आप कोई भी अमाउंट ऑफ हीट आप बोलते हो, किसी भी वेवलेंथ की आप उसके ऊपर हीट को जब इंसिडेंट कराते हो तो वो हर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट मींस कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होगा, मतलब आर की वैल्यू भी 0 होगी, टी की वैल्यू भी 0 होगी, मतलब जो ए होगा वही इसके लिए क्या होगा, 1, बिकॉज एवरीथिंग दैट इज इंसिडेंट ऑन दैट बॉडी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। ठीक है, हाँ, लेटर ऑन जब इस बॉडी को हीट करेंगे, ये बॉडी हीट अप हो जाएगी, तब फिर वो रेडिएशन स्टार्ट कर देती है, और रेडिएशन जब स्टार्ट करेगी इट एमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ। जब उसने सारी वेवलेंथ खा ली है तो वही रिफ्लेक्ट भी क्या करेगा, रेडिएट भी क्या करेगा, रेडिएट भी क्या करेगा, सारी वेवलेंथ। अब यहां पे एक चीज समझना, रेडिएशन या एमिशन एक चीज है, रिफ्लेक्शन एक अलग चीज है। रिफ्लेक्शन को आप रेडिएशन या एमिशन से कंफ्यूज मत होना, जो कि जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रिफ्लेक्शन होता है कि जब मैंने आपको हीट दी उसी टाइम आपने कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करके वापस भेज दी, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। किसी भी टेम्परेचर पे मैं बॉडी को, आप चाहे उसको हीट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट केस, मेरे अंदर की जो बॉडी की हीट है उस हीट को मैं ईएम वेव्स के फॉर्म में रेडिएट कर रहा हूं, निकाल रहा हूं। इस टाइम पे आप मुझे कोई हीट दे रहे हो, इंसिडेंट करा रहे हो या नहीं करा रहे हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एमिशन या रेडिएशन। रिफ्लेक्शन और रेडिएशन में आप ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नाउ विल टॉक अबाउट द स्टेफेंस लॉ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद से ही क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, स्टेफेंस लॉ या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, दो ही इसमें हॉट टॉपिक है। स्टेफेंस लॉ की अगर हम बात करें तो ये देखिए, पहले तो हम बात करें ब्लैक बॉडी की। अभी ध्यान रखिएगा, ब्लैक बॉडी के लिए बात करें तो स्टेफेंस लॉ ने क्या बोला है, फॉर अ ब्लैक बॉडी द पावर इज एनर्जी पर सेकेंड, दिस इज द पावर रेडिएटेड। The power radiated by a black body is directly proportional to the surface area into absolute temperature की power 4। ये T केल्विन में ही रखा जाएगा बिकॉज इट्स एब्सोल्यूट SI, अब चेंज नहीं है। अभी तक हमने बात की थी चेंज इन टेम्परेचर की, तो आप उसे केल्विन में रख दो, डिग्री सेल्सियस में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इज इक्वल टू 1 केल्विन चेंज। बट 1 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर केल्विन के टेम्परेचर के बराबर नहीं होता है, तो अब आपको SI यूनिट यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे बस गलतियां हम यही करेंगे कि टेम्परेचर की वैल्यू आप केल्विन में आएगी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। उसने बोला जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा और या जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, पावर रेडिएशन उतना ही ज्यादा होगा ब्लैक बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो और सरफेस एरिया भी हम बात करें, जो एक्सपोज सरफेस एरिया है बाहर की तरफ जो ओपन होता है। ठीक है, आप बोलेंगे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक सिग्मा कांस्टेंट आ जाता है। इस सिग्मा को हम बोलते हैं स्टेफेंस कांस्टेंट, एंड इसकी वैल्यू होती है 5.67 into 10 to the power -8 वॉट मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। याद रखने का तरीका देखिए 5, 6, 7 एंड दिस 8, तो 5.67 into 10 to the power -8। ठीक है, यहाँ पे T को ध्यान रखने वाला, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब केल्विन में रखा जाना जरूरी है। अब क्या होता है कि सर एक ये तो हो गई बात ब्लैक बॉडी के लिए, इसको हम बोलते हैं रेडिएटेड पावर। ध्यान रखें ये क्या है, रेडिएटेड पावर है, ये रेडिएटेड पावर। ब्लैक बॉडी के लिए है ये। मैंने कहा सर अब नॉन ब्लैक बॉडी के लिए अगर हम बात करें तो एक टर्म डिफाइन होता है जिसको हम बोलते हैं E इक्वल टू एमिसिविटी। ये क्या है, इट्स अ रेशियो ऑफ द पावर एमिटेड बाय बॉडी, जिस बॉडी के लिए एमिसिविटी की हम बात कर रहे हैं, एट दैट टेम्परेचर अपॉन पावर एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर।
ठीक है। तो आप क्या करते हो कि उस टेम्परेचर पे जो रेशियो ले रहे हैं कि इस टाइम पे जो ये पावर रेडिएट करेगा, एमिटेड करेगा या रेडिएट करेगा बॉडी अपॉन द पावर रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर, जो रेशियो आता है उसको हम बोलते हैं ई। और ई की वैल्यू आप देखेंगे भाई साहब ब्लैक बॉडी ज्यादा रेडिएशन तो नहीं करेगा ना, तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो आपने बोला कि सर अगर मुझे पावर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी बाय बॉडी चाहिए एट टेम्परेचर टी, तो आप क्या करोगे, इसको उठा के यहां ले जाओगे, तो ई इंटू दी पावर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी। और ये आपको ऑलरेडी मुझे पता है, तो आप यहां से क्या करोगे, नॉन ब्लैक बॉडी के लिए पावर एमिटेड या रेडिएटेड निकालोगे, तो दैट विल बी इक्वल टू ई इंटू सिग्मा ए इंटू टी की पावर 4। और टी आपको पता है टेम्परेचर है, ए एरिया है और ई एमिसिविटी है। हाँ, अगर ब्लैक बॉडी की बात करो, देखिए यहाँ पे भी ब्लैक बॉडी आ जाएगा, यहाँ पे भी ब्लैक बॉडी आ जाएगा, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट होकर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ई की वैल्यू कितनी होती है 1। एमिसिविटी फॉर ब्लैक बॉडी की वैल्यू कितनी आती है 1। जैसे आप 1 रखोगे, देखो ये वापस से यही फॉर्मुला कन्वर्ट हो गया, जो कि ब्लैक बॉडी के लिए हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गई, हमने कहा पावर रेडिएट कितना कर रहा है किसी टेम्परेचर पे कोई भी बॉडी, वो हमने फाइंड आउट किया। मैंने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या बोलता है कि सर देखिए पावर रेडिएटेड जो है वो ये है, दिस इज द रेडिएटेड पावर दैट इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी की पावर 4। ये फॉर एनी नॉन ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं। हाँ, साथ ही साथ आप बोल के पावर एब्जॉर्ब भी करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग। रेडिएशन जो हो रहा है वो मेरे बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जो एब्जॉर्प्शन जो होगा, जितनी एनर्जी मैं एब्जॉर्ब करूंगा वो मेरी सराउंडिंग के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी मैं ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पावर एब्जॉर्ब्ड है दैट इज इक्वल टू ए सिग्मा ए टी एस की पावर 4, वेयर ए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, ये एमिसिविटी है, ये एब्जॉर्बटेंस है। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये टीएस क्या है, टीएस है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ बॉडी है, ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है। एब्जॉर्प्शन में देखिए सराउंडिंग का टेम्परेचर आएगा और रेडिएशन में बॉडी का टेम्परेचर आएगा। तो मैंने कहा कुछ अमाउंट में एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, कुछ अमाउंट में रेडिएट कर रहा हूँ, तो नेट हीट लॉस या गेन कितना हो रहा है ना। मैंने कहा मैं 10 जूल ले रहा हूँ, 20 जूल निकाल रहा हूँ, तो नेट हीट लॉस कितना हुआ, मेरे अंदर से नेट हीट लॉस कितना हुआ, वो 10 जूल का हुआ। तो नेट हीट लॉस की अगर हम बात करें, नेट ठीक है, नेट रेट ऑफ हीट लॉस, बिकॉज ये पावर क्या होता है, रेट ऑफ हीट लॉस। तो मैंने कहा नेट रेट ऑफ हीट लॉस या गेन हम बात करेंगे, वो कितना आएगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। अगर ये ज्यादा होगा तो मैं गेन कर रहा हूँ, और अगर ये ज्यादा होगा तो मैं लॉस कर रहा हूँ। ठीक है, हमें जनरली लॉस की बात करनी है। तो मैंने कहा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपको क्या देगा, नेट हीट रेट लॉस देगा। ठीक है, रेट ऑफ हीट लॉस। ठीक है, अब आप देखिए जब इसमें आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप ध्यान रखें जनरली ई और ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जनरली ई की और ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आप बोलोगे जो हीट लॉस, नेट रेट हीट लॉस आता है वो आएगा ई सिग्मा ए इंटू टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ध्यान रखिएगा कि नेट रेट ऑफ हीट लॉस जो बॉडी का आ रहा है वो ये आ रहा है ई सिग्मा ए इंटू टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। तो ये बता रहा है कि आप पर सेकेंड कितनी अमाउंट ऑफ हीट नेट लॉस कर रहे हैं। ठीक है, फिर E is emissivity, sigma is sigma Stephen's constant, A is the exposed area जिससे ये सरफेस से रेडिएशन चल रहा है, T की पावर 4 बॉडी का टेम्परेचर है और सराउंडिंग का टेम्परेचर है T की पावर TS। ये T बॉडी का टेम्परेचर है, ये TS सराउंडिंग का टेम्परेचर है और ये पावर 4 में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका रेट ऑफ हीट लॉस। ये आया सर, ये रेट ऑफ हीट लॉस। लेकिन कोई चीज कितना हीट लॉस कर रहा है उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमें चाहिए टेम्परेचर कितना लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। मैंने कहा ये चाय है, ये 10 जूल पर सेकेंड अगर ये कह सकते हो एमिट कर रही है, तो बताओ कितनी देर में ठंडी हो जाएगी, आप बता पाओगे क्या? नहीं, ये तो डिपेंड करेगा उस चाय के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनर्जी कितनी है। उसके पास 1000 जूल रखी है, वो 10 जूल ले रहा है, तो भैया बहुत कम स्लो हो जाएगा। उसके पास ऑलरेडी से 30-40 जूल ही थी एनर्जी, तो आप बोलोगे जल्दी ठंडा हो जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे सर एनर्जी से मुझे नहीं पता चल रहा है एग्जैक्टली कि कितने जल्दी ठंडी हो जाएगी, या फिर मैं उसको कितनी देर बाद इसको टच कर सकता हूं। मुझे चाहिए रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर, है ना, पर सेकंड कितना टेम्परेचर बॉडी लूज कर रही है, तो मैं बता सकता हूं कि हाँ अब ये ठंडी हो जाएगी इतने टाइम बाद। तो इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल फाइंड द रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस, राइट। सो टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द नेट रेट ऑफ हीट लॉस, की बॉडी कितना अमाउंट ऑफ हीट पर सेकेंड लूज कर रही है, एंड दैट केम एट ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। रिमेंबर दिस टी इज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टी एस इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। बट जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला कि सर मुझे रेट ऑफ हीट लॉस से ज्यादा फायदा नहीं होना, मुझे रेट ऑफ कूलिंग पता चले, मतलब किस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और क्योंकि ये वैल्यू देखिए टी की पावर 4 पे डिपेंडेंट है, तो हम चाहते हैं कि ये टी की पावर 4 से थोड़ा इजी पावर्स में आ जाए।
तो न्यूटन अंकल जी आ गए यहाँ पे भी हमारे रेस्क्यू के लिए, और न्यूटन अंकल ने एक लॉ ऑफ कूलिंग दे रखा। तो न्यूटन अंकल ने क्या बोला कि सर अगर आपकी बॉडी का और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखिए उन्होंने एक अप्रोक्सीमेशन दिया है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग इज नॉट टू कह सकते हैं कि टू डिफरेंट, राइट, बहुत ज्यादा डिफरेंस उनके बीच में नहीं है, इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज स्मॉल, तो आप कह सकते हैं रेट ऑफ कूलिंग माइनस dt बाई dt, राइट, dt इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, बट फाइनल टेम्परेचर इज गोइंग टू बी लो, तो दिस dt इज गोइंग टू बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई दिस माइनस साइन आता है रेट ऑफ कूलिंग के साथ, ठीक है, ये बताता है कि सर ये टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। दिस रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू T माइनस TS, दैट इज टेम्परेचर, जो रेट ऑफ कूलिंग है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस पे, ठीक है। मैंने ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो ये K आता है, ठीक है। K आपको बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि 4e सिग्मा A TS की पावर क्यूब अपॉन m इंटू C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। तो इसमें याद ये रखना है कि ये एरिया के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इसमें थोड़ी सी याद रखने वाली बात है। मैंने कहा मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, दोनों साइड जब इंटीग्रेट करता हूं तो मेरा जो रिजल्ट आता है वो ये आता है ln ऑफ T low minus TS upon TH minus TS, right? Low is the final temperature, high is the initial temperature. This is the surrounding का temperature is equal to minus K into T, ठीक है। अब आप जरा देखिए, मैंने कहा सर इसमें भी ये तो एक फॉर्मूला हो गया, ये बहुत अच्छी बात है सर, ये फॉर्मूला हमको आना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें ये 2-3 फॉर्म्स हैं, हर फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, आपको ये फॉर्म भी पता होना चाहिए, आपको ये फॉर्म भी पता होना चाहिए, राइट। अगर आपके 2 टाइम पीरियड दे रखे कि सर इतने टाइम में यहां से यहां आ गया, मैंने बोला एक टाइम में 45 डिग्री से 40 डिग्री आ गया, एंड सेम टाइम में आपसे पूछा बताइए नेक्स्ट सेम टाइम में कितना डिफरेंस आ गया होगा, तो आपने बोला जब भी टाइम सेम रहेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जब भी टाइम डिफरेंस इंटरवल कैसा दे रखा होगा, सेम दे रखा होगा। बट अगर कभी कभी आपको टाइम इंटरवल सेम नहीं दिया होता, या फिर आप बोलते हो कि टेम्परेचर में चेंज सेम दे रखा होता, तो टाइम डिफरेंट हो जाएगा, राइट। तो आप क्या बोलोगे कि द चेंज इन टेम्परेचर दैट इज TH माइनस TL इज स्मॉल, इसका भी एक अप्रोक्सीमेशन आप कह सकते हो कि सर अगर चेंज जो है टेम्परेचर में वो बहुत छोटा हो रहा है, 5-10 डिग्री छोटे टेम्परेचर चेंज माने जाते हैं, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि अगर केल्विन की बात करें तो 10 केल्विन का चेंज 273 से 263 हो जाएगा, तो 10 केल्विन विथ रिस्पेक्ट टू द 273 इज नॉट अ बिग क्वांटिटी, ठीक है। तो आपने बोला एवरेज फॉर्म क्या होता है, मैंने कहा एवरेज फॉर्म कुछ ऐसा होता है कि सर TH माइनस TL अपॉन T इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ TH प्लस TL बाई 2, ये एवरेज वैल्यू ले लिया आपने, हाई और लो का एवरेज वैल्यू माइनस TS, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इस फॉर्मूले में देखें dt माइनस ये माइनस dt बाई dt को आपने लिख दिया हाई माइनस टेम्परेचर लो, ये बोला टेम्परेचर कितना टाइम इंटरवल हो गया तो T माइनस 0 को T लिख दिया, ये K है। इस T को आपने जो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को एवरेज टेम्परेचर ले लिया, बिकॉज आप बोलते हैं कि सर हाई और लो के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसको एवरेज टेम्परेचर माइनस TS ले लिया। तो बेसिकली ये इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है जो कि हम अप्रोक्सीमेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही फॉर्म आपको ध्यान रखना, अगर आपको ये चीज आपको एक समझ में आए, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा ये डिफरेंस कम होगा, और ये डिफरेंस कम होगा तो मेरी रेट ऑफ कूलिंग स्लो होगी। रेट ऑफ कूलिंग स्लो का मतलब क्या है कि जो ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी होती है वो जल्दी जल्दी ठंडी होने के चांसेस रहते हैं, और वही बॉडी अगर लोअर टेम्परेचर पर रहती है तो उसकी रेट ऑफ कूलिंग स्लो हो जाती है। इट मीन्स अगर पहले 5 मिनट में उसने 10 डिग्री कम किया तो अगले 5 मिनट में वो 10 से कम डिग्री सेल्सियस कम चेंज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला जब भी आपको टाइम इंटरवल जब सेम दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। और अगर आपको टाइम इंटरवल लग रहा है कि नहीं इस क्वेश्चन में डिफरेंट आ रहा है, यानी उसने टेम्परेचर चेंज सेम दे रखा है या फिर क्लियरली बोल रखा है कि अलग अलग टाइम इंटरवल की बात कर रखी है, तो आप आंख बंद करके ये वाली फॉर्मूले यूज करें, आपकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाएगी, ठीक है। तो इनको कहां कैसे अप्लाई करना है रेट ऑफ कूलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। नाउ 2-3 छोटी छोटी बातें हैं उनको हम कवर करते हैं। विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपका रिसेंटली 2018 में आई थिंक इससे क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 या 17 में। तो विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है कि सर अगर कोई बॉडी रेडिएट कर रही है, ठीक है, तो रेडिएट कर रही है तो आपने बोला पावर रेडिएटिंग, है ना, पर यूनिट एरिया, पावर रेडिएटिंग पर यूनिट एरिया जो होता है आप वो हमने ऑलरेडी दे रखा है कि कितना पावर वो रेडिएट करता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। आप उसने बोला कि यार अलग अलग वेवलेंथ के लिए वो अलग अलग एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड रेडिएट कर रहा होगा, है ना, तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, कि इस वेवलेंथ के लिए कितनी एनर्जी पर सेकंड, है ना, या पावर पर सेकंड, पावर पर यूनिट एरिया,
दूसरी वेवलेंथ के लिए कितना पावर पर यूनिट एरिया, अगली वेवलेंथ के लिए, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए कितना पावर पर यूनिट एरिया रेडिएट हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। हाँ, तो आप क्या बोलोगे, अगर हम एक ग्राफ बनाएंगे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का लैम्डा के साथ, ये देखिए स्पेक्ट्रल एमिसिव अलग अलग वेवलेंथ के लिए कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आपका एमिट कर रहा है, कोई भी बॉडी रेडिएट कर रही है, तो आपको दिख रहा होगा सर ये वाली एनर्जी सबसे ज्यादा मिल रही है, मतलब आप बोलोगे इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए आपको सबसे ज्यादा पावर रेडिएट हो रही है पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसको हम लैम्डा एम बोल देते हैं। मैंने एक ही बॉडी के अलग अलग T1 टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया तो T2 पे कुछ ऐसा आया और T3 पे कुछ ऐसा आया। ठीक है, तो आपने देखा कि सर लैम्डा M1 आया, इसके लिए मैंने कहा सर इसके लिए हाईएस्ट वैल्यू देखिए लैम्डा M2 ये आया, और इस ग्राफ के लिए जो हाईएस्ट आया वो लैम्डा M3 कुछ ऐसा आया। तो बीन्स ने क्या बोला, बीन्स ने एक डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया कि सर लैम्डा M इंटू टी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल टू बी। उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या बोला है, उस कांस्टेंट को बोला बीन्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। इसका मतलब क्या है, तो समझने का मतलब क्या है कि सर लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। इट मीन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आप बोलेंगे कि जो लैम्डा एम है वो कम होगा, और यू कैन से दैट जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा आप बोलोगे लैम्डा एम विल इंक्रीज। लैम्डा एम क्या है, दैट वेवलेंथ फॉर विच द बॉडी इज रेडिएटिंग द मैक्सिमम पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो आप बोलोगे कि अभी मान लो रेड के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी रेडिएट हो रही है ना, फिर थोड़ी देर बाद आप बोलोगे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो लैम्डा कम होगा। इट मींस आप बोलेंगे विबग्योर में आप रेड से टुवर्ड्स वायलेट की साइड शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब मैक्सिमम एनर्जी अब रेड के लिए नहीं एमिट करेगा, वो आप बोलोगे और कम वेवलेंथ के लिए एमिट करेगा। मैंने कहा मान लो कि ब्लू के लिए करेगा, है ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैक्सिमम एनर्जी जिस वेवलेंथ के लिए वो एमिट कर रहा है वो डिक्रीज होती चली जाती है। इसीलिए अगर आपने देखा, एक सिंपल सा एग्जांपल समझने की कोशिश की, मैंने कहा नॉर्मल हर एक बॉडी रेडिएट कर रही है। एक आयरन पीस की बात कर लें, एक आयरन रॉड है वो भी एमिट कर रही है, बट वो अभी इंफ्रारेड रीजन में एमिट कर रही है, तो हमारी नेकेड आईज उनको नहीं देख पा रही है उस वेवलेंथ को। लेकिन जैसे ही आप उनकी टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे आप बोलोगे रेडिएशन, जो मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ है, दैट विल शिफ्ट टुवर्ड द रेड एंड ऑरेंज, राइट। लोअर वेवलेंथ की तरफ जाओगे, जैसे से आप बोलोगे तो इंफ्रारेड से रेड, रेड से ऑरेंज की तरफ, तो आप बोलते हो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा आपको वो हॉटनेस, रेड हॉटनेस आपको दिखने लगती है आयरन रॉड में। तो कहने का मतलब क्या है, लैम्डा एम क्या है, लैम्डा एम इज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम पावर पर यूनिट एरिया जो रेडिएट हो रहा है, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा एम डिक्रीज होगा। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि सर T1 is greater than T2 is greater than T3 here T1 is greater than T2 is greater than T3 because जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है लैम्डा एम डिक्रीज होना चाहिए। मैंने कहा यहाँ लैम्डा एम ऐसे जा रहे हो, इस ग्राफ से इस ग्राफ से इस ग्राफ से जा रहे हो, तो लैम्डा एम इंक्रीज कर रहा है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इस पे एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, अभी लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा आप बोलेंगे ये अच्छा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अच्छा मैंने कहा सर अगर इसका किसी एक ग्राफ का अगर पूरा एरिया लेंगे तो एरिया क्या देगा, ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा का इंटीग्रेशन। और आपने बोला ये ई लैम्डा क्या है सर, एक करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ रेंज में एनर्जी है, और ऐसे करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एनर्जी को आपने सारी वेवलेंथ के बीच में आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर दिया। और अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल एवरेज पावर रेडिएट पर यूनिट एरिया मिल जाएगा, राइट। एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्टेफन्स लॉ। क्लियर। चलिए एक और टर्म होता है सोलर कांस्टेंट, इससे भी कई बार क्वेश्चन 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं सोलर कांस्टेंट से। तो सोलर कांस्टेंट होता क्या उसको समझ लेना है, फॉर्मूले अकेला रखने से आपका काम नहीं बनेगा, उसने क्वेश्चन घुमाया हुआ है नीचे, मैं आपको बताऊंगा कैसे। सोलर कांस्टेंट को आप समझ लीजिए, सोलर कांस्टेंट है क्या, सोलर कांस्टेंट बेसिकली ये बताता है कि द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। ध्यान से सुनिएगा, अर्थ सन से कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड रिसीव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। ठीक है, मैंने कहा अगर सन की बात करें तो सन कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, अगर मैंने कहा सन का टेम्परेचर Ts है और ये इसका रेडियस कैपिटल R है, तो आपको पता है कि जो रेडिएटेड पावर इज इक्वल टू, क्योंकि एक ब्लैक बॉडी की तरह हम ट्रीट करते हैं, तो सिग्मा इंटू एरिया इंटू Ts की पावर 4, दिस इज द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन पर सेकेंड, दैट इज पावर। अब आपने बोला ये जो एनर्जी है ये पूरी उसमें बॉडी में हर एरिया में उसके आप बोलोगे हर जगह कैसे हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप बोलोगे कि एनर्जी रेडिएट होगी। तो मैंने कहा मान लो ये अर्थ है,
सेंटर से आप बोलो सन से इसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है, तो एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो होगी, सो दैट विल बी बेसिकली नथिंग बट पावर अपॉन पर यूनिट। ये पूरे स्मॉल आर के स्फीयर में आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो पावर यहां से रेडिएट हो रहा है, तो आप बोलोगे इस पॉइंट पे जो पर यूनिट एरिया कितना पावर गिर रहा है, दैट विल बी इक्वल टू पावर रेडिएट अपॉन द टोटल स्फीयर, जो इतना एक स्फीयर बनेगा रेडियस का सर उसका एरिया, सो दैट विल कम एज सिग्मा इंटू कैपिटल आर बाय आर का होल स्क्वायर इंटू टीएस की पावर 4, एंड दिस इज नथिंग बट द सोलर कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 1360 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला, ये आपको डेफिनेटली पता तो होना ही चाहिए, बट इसके साथ साथ आपको इनकी टर्म्स भी पता होना चाहिए। एक बार नीट ने डायरेक्टली पूछा हुआ है, दूसरी बार नीट ने डायरेक्टली पूछा, बट उसने क्या बोला, उसने स्मॉल आर को दे दिया रेडियस ऑफ द सन और डिस्टेंस को दे दिया कैपिटल आर, और पहला ऑप्शन ये दे दिया। आपको फॉर्मूला याद था, आपने नहीं ध्यान दिया और आप उसको मैक्सिमम लोग उसको टिक करके चले आए। इसलिए बोलता हूं फॉर्मूले की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको, तो उसमें ध्यान रखिएगा कि कैपिटल आर रेडियस ऑफ द सन एंड स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड द अर्थ है, ठीक है। अगर वो उल्टा डेफिनेशन में वो उल्टी कर दे, स्मॉल आर को वो चेंज कर दे, कैपिटल आर से रिप्लेस मार दे, तो आपका फॉर्मूला भी रिस्पेक्टिवली आप चेंज जरूर करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ठीक है। लोग फॉर्मूला रख लेते हैं और आप बोलते हैं कि नहीं उससे काम हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा नीट के पेपर में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, या जेई के पेपर में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बिकॉज आजकल वो कंसेप्चुअल पूछते हैं और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत घुमाने की कोशिश करते हैं। तो ये बातें हुई आपकी हीट ट्रांसफर की। जितने भी आपने बोला कि हीट ट्रांसफर, हमने कंडक्शन की बात की और रेडिएशन की बात की। कन्वेक्शन हमें सिर्फ बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, कन्वेक्शन की हम डिटेल नहीं पढ़ते, हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन कंडक्शन से भी आते हैं और रेडिएशन से काफी आते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट के पर्सपेक्टिव से। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कीजिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। फॉर नाउ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।